जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 24 दिसंबर 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप लोग देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी यहाँ पर आपको मैं विस्तृत तौर पर देने वाला हूँ। अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले बीपीएससी सहित किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो आप इस सीरीज को एकदम निरंतरता के साथ फॉलो कीजिएगा। निश्चित तौर पर यहाँ से आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में दरअसल एक प्रश्न हमने पूछा था, सबसे पहले उस प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं। देखिए, ये प्रश्न था कि हाल ही में 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार मंडप और विकसित बिहार प्रदर्शनी को कौन सा मेडल मिला है। ये इसका यानी कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 43वां संस्करण था, जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ और यहाँ पर बिहार मंडप और विकसित बिहार प्रदर्शनी को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। अतः यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर था विकल्प नंबर ए। चलिए, अब यहाँ पर हम आगे चलेंगे आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में आलोक राज के स्थान पर बिहार का नया पुलिस महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विनय कुमार। अच्छा, अब से मतलब कि इस समय से अगर हम पिछले कुछ पीडीएफ की बात करें जो हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, खास करके मंथली बेसिस पे हमने आपको बताया था, कुछ पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा। खास करके 2024 की हम बात कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। कुछ पीडीएफ में आपको दिखेंगे वर्तमान में बिहार के चीफ हैं वो आरएस भट्टी हैं। हालांकि अगस्त महीने में ये बदलाव हुआ था, आलोक राज बिहार के नए डीजीपी बने थे, लेकिन अब दिसंबर महीने में एक नया अपडेट फिर आ चुका है। इसमें आपको ध्यान रखना, विनय कुमार बिहार के नए डीजीपी बने हैं। तो ऐसे में जो मंथली पीडीएफ आप लोगों को मिला है, जो ई बुक हम आपको देते हैं, वहां पर इस चीज को बखूबी सुधार आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि विनय कुमार वर्तमान में बिहार के या फिर बिहार पुलिस महानिदेशक हैं। आइए इनसे संबंधित तथ्यों की चर्चा हम करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, बिहार पुलिस महानिदेशक या फिर पुलिस महानिदेशक की बात करें, जो कि अंग्रेजी में कहा जाता है डीजीपी अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो कि किसी भी राज्य से यानी कि संबंधित राज्य के पुलिस बल का प्रधान होता है या फिर मुखिया होता है। ये ध्यान रखिए। अभी हाल ही में विनय कुमार बिहार के नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं। आप यहाँ पर इस वाले तस्वीर में देख सकते हैं। ध्यान रखेंगे कौन है, तो विनय कुमार। अच्छा, यहाँ पर आपको ये मालूम होगा कि उन्होंने अगस्त 2024 में इस पद पर नियुक्त हुए आलोक राज का स्थान लिया है, यानी कि इस पद पर इनसे पहले आलोक राज थे जिनका इन्होंने स्थान लिया है। एक पॉइंट यहाँ पर इनसे संबंधित यह है कि विनय कुमार अब तक यानी कि वर्तमान समय तक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के महानिदेशक सह अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। लेकिन आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि अब जो है इसकी जो जिम्मेदारी है, जिसकी जिम्मेदारी अब आलोक राज को सौंपी गई है, जो यहाँ पर विभाग को लेकर बात कही गई है जिस पर विनय कुमार कार्यरत थे, इस विभाग की जो जिम्मेदारी है वो आलोक राज को, जो कि अब तक बिहार के डीजीपी थे, उन्हें ये सौंपी गई है। एक प्रकार से ये जो पद है इसमें बदलाव देखने को मिला है। इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी जानकारी आपको दे दूं। दरअसल यहाँ पर पुलिस की बात हो रही है बिहार के संदर्भ में, तो रिसेंटली एक अपडेट आई। हालांकि इस तरह की जानकारी कई बार हम आपको दे चुके हैं, लेकिन दिसंबर 2024 में पुनः से एक अपडेट आई है, एक रिपोर्ट आई है। इसके आधार पर आपको ये ध्यान रखना है कि देश में सर्वाधिक 29% जो महिला पुलिसकर्मी है, तकरीबन 29,000 आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखें तो ये बिहार में है। एक बात यहाँ पर आसान शब्दों में ये ध्यान रखेंगे कि पूरे भारत में सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी ये बिहार में है, जिसकी संख्या तकरीबन इस समय के आधार पर देखें तो 29,000 है। पूरे भारत का 29% ये कवर करता है। इस चीज को ध्यान रखिए, नवीनतम ये जानकारी है। अच्छा, यहाँ पर आगे कुछ और बातें आपको बतला दें, जैसे कि विकल्प नंबर यहाँ पर अगर बी, सी और डी को देखेंगे तो इसी का खंडन यहाँ पे हमने किया है। इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखिए कि वर्तमान में बिहार के जो मुख्य सचिव हैं ये अमृत लाल मीणा है, जो कि इनसे पहले इस पद पर थे ब्रजेश मेहरोत्रा, यानी कि ब्रजेश मेहरोत्रा की जगह पर वर्तमान में अमृत लाल मीणा इस समय बिहार के मुख्य सचिव है। अच्छा, एक बात और, अगर हम बात करें कैबिनेट सचिव की तो इस वाले पॉइंट को देखिएगा। तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी टीवी सोमनाथन वर्तमान में 30 अगस्त 2024 से भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में कार्यरत हैं और उन्होंने राजीव गौबा का स्थान लिया है।
ये इंपॉर्टेंट जानकारी ध्यान आपको रखना है। अच्छा, यहाँ पर ब्रजेश मेहरोत्रा और अमृतलाल मीणा को आप लोग जान चुके। अच्छा, परमार रवि मनु भाई बीपीएससी के चेयरमैन है इस समय वर्तमान में। ठीक है, फिलहाल इतनी जानकारी इस प्रश्न से मिलती है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो यहाँ पर अब दूसरा प्रश्न है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए किस राज्य सरकार के उद्योग विभाग के साथ हाल ही में समझौता किया है। यह समझौता अभी हाल ही में हुआ है बिहार सरकार के साथ। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ पर इनसे संबंधित तथ्यों को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि एनटीपीसी लिमिटेड की रिन्यूएबल एनर्जी शाखा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए बिहार सरकार के उद्योग विभाग के साथ समझौता किया है। इस समझौते से जुड़ी भी कई सारी जानकारी है, उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और ये समझौता जो हुआ है कहाँ पर हुआ वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीजें भी आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर समझौता की बात करें तो इस समझौते का उद्देश्य वर्ष 2032 तक बिहार में अपनी 60,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता विकसित करना, ये लक्ष्य है जिसको लेकर अभी ये समझौता हुआ है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और बिहार सरकार के उद्योग विभाग के मध्य। अच्छा, ये समझौता जो हुआ है 19 से लेकर 20 दिसंबर 2024 को जो पटना में 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट जो आयोजित हुआ था, यहीं पर यह समझौता हुआ, इस पर हस्ताक्षर किया गया, ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, वर्तमान में जो बिहार के उद्योग मंत्री हैं नीतीश मिश्रा, इन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, दरअसल यहाँ पर जो बिहार बिजनेस कनेक्ट की बात हो रही है, पिछले वीडियो में बखूबी अच्छी तरीके से हमने तमाम चीजें आपको बतलाया था। कुछ चीजें यहाँ पर आपके समक्ष हमने रखा है, इसको जरूर देखिएगा कि यहाँ पर इस बिजनेस कनेक्ट के दौरान या फिर इस कार्यक्रम के दौरान 423 कंपनियों के साथ कुल मिला के 1,80,898.95 करोड़ रुपए के निवेश समझौते या फिर एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। अच्छा, इसको लेकर कुछ बातें हमने बजट के संदर्भ में इसका खंडन करते हुए आपको बतलाया था, इस वाले पॉइंट को देखिएगा। देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है कि बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के 2 दिनों में, यानी कि जो 2 दिवसीय ये जो समारोह था या फिर जो आयोजन था, यहाँ पर जितने एमओयू पर साइन हुए हैं या फिर जो हस्ताक्षर हुए या फिर समझौते हुए हैं, वो बिहार सरकार के कुल बजट का आधा है। दरअसल 2024-25 के लिए बिहार सरकार का जो कुल बजट है ये 3.57 लाख करोड़ है। हालांकि इसमें 2 अनुपूरक बजट भी शामिल है, एक तो मानसून सत्र के दौरान जारी हुआ था, पेश हुआ था, और अभी एक शीतकालीन सत्र के दौरान। इसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन कल वाले वीडियो में हमने आपको दिया है, क्योंकि करंट अफेयर्स में हम आपको बेहतर चीजें प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि कहीं से भी एग्जाम में प्रश्न बने आप उसको अच्छी तरीके से हल करके आए। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम चीजों को रिवाइज भी कराते चलें, जिससे आप इस मामले में दक्ष हो पाए और एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस औरों से बिल्कुल बेहतर हो। ठीक है, ये ध्यान रखिए। कल भी हमने आपको बताया था कि 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स जो आयोजित हुआ है एग्जाम रिसेंटली, वहां पर केवल 2 प्रश्न ऐसे थे जो हमारे द्वारा बताया हुआ नहीं था, बाकी सारे प्रश्न हमारे मटेरियल से थे, हमारे क्लासेस से थे। तो निरंतरता के साथ क्लासेस को फॉलो करें, निश्चित तौर पर आप लोग सफल होंगे। चलिए तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला सीमावर्ती गांव बना है, जो कि इस समय बहुत ज्यादा खबरों में है। देखिए, इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि गुजरात। अतः यहाँ पर विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गुजरात के बनासकांठा जिले का मसाली गांव भारत का पहला ये सीमावर्ती सौर गांव बना है। सीमावर्ती यानी कि सीमा पर जो, मतलब बॉर्डर पर जो गांव है, इसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो ये पहला सीमावर्ती सौर गांव बना है। कौन सा गांव है? तो मसाली गांव किस जिले में, किस राज्य में पड़ता है? तो गुजरात के बनासकांठा जिले में, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो उपलब्धि हासिल हुई, आपको ये भी ध्यान रखना है, इसके पीछे जो रीजन जो है या फिर जो श्रेय जाता है, तो ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त योजना को जाता है। दरअसल इसके तहत 199 घरों में सोलर रूफटॉप यानी कि छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाया गया है। तो इस लिहाज से ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त योजना आखिर है क्या। तो आइए यहाँ पर हम इसको एक झलक देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, यहाँ पर उसी को हमने लिखा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना जो है, ये दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सौर पहल है। और इस योजना का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, आपको बता दूं, इस योजना का लक्ष्य मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा प्रदान करना है। हालांकि ये प्राथमिक लक्ष्य है, मतलब शुरुआती लक्ष्य है, इसे और भी बढ़ाया जाएगा।
2027 तक का लक्ष्य है 1 करोड़ घरों में सौर ऊर्जा प्रदान करना। अब इसके शुभारंभ की बात करें, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। इसका शुभारंभ इसी साल 15 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे, इस योजना से जुड़ी हुई एक जानकारी ये भी है कि प्रति माह इस योजना के तहत प्रति माह 300 यूनिट बिजली मुफ्त प्रदान की जाती है और तथा सोलर पैनल खरीदने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। इस योजना से जुड़ी हुई कुछ ये 2-3 पॉइंट फिलहाल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर सौर ऊर्जा की बात हो रही है, ऐसे में एक पहल है भारत सरकार की इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कई बार हमने इसमें चर्चा किया है, तो यहाँ पर वही सारी चीजें आपके समक्ष हमने रखा है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस या फिर ISA, ये भारत सरकार का एक पहल है। हालांकि यहाँ पर यह भी समझना है कि भारत और फ्रांस के नेतृत्व में, फ्रांस के सहयोग से दरअसल इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को फ्रांस में किया गया था, लेकिन वास्तव में देखें इसका जो मुख्यालय है ये गुरुग्राम हरियाणा में है, यानी कि भारत में है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और भी समझना है आपको कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में तकरीबन 104 से अधिक देश इसके सदस्यता ले चुके हैं, ठीक है। और कई सारे देश रिसेंटली हमने इसी सीरीज में आपको बताया है, वो चीजें आप लोगों को मालूम होगी। अच्छा, पहली बार इस सीरीज को आप लोग देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि एप्लीकेशन पे 2023 वाला जो मंथली PDF है, चाहे वो डेली PDF है, वो सारा आपके लिए निःशुल्क किया गया है। यानी कि 2023 का करंट अफेयर्स का सारा मटेरियल आपके लिए निःशुल्क है। आप वहां पर जाके इसको जरूर देखिएगा, जरूर पढ़िएगा। खास करके आगामी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो वो आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। चलिए चौथे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता यानी कि UCC लागू करेगा, जिससे यह स्वतंत्रता के बाद ऐसा करने वाला पहला भारतीय राज्य बन जाएगा। तो ऐसे में इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर C यानी कि गोवा। आइए इनसे संबंधित बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो देख लेते हैं। देखिए, राजधानी देहरादून यानी कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित एक बैठक में हुई घोषणा के अनुसार जनवरी 2025 में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि UCC लागू की जाएगी। अच्छा, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी हैं, जो आप यहाँ पर ये पेपर कटिंग जो आपको हमने दिखलाया है, यहाँ पर इन्हें देख सकते हैं। इन्होंने घोषणा किया कि जनवरी 2025 में ये विधिवत रूप से पूरे उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। और इसके साथ ही एक प्रश्न ये भी अराइज हो जाएगा कि स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। हालांकि अच्छा, यहाँ पर देखिए विकल्प नंबर C नहीं होगा, एक सेकंड, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, विकल्प नंबर D होगा, उत्तराखंड हो जाएगा। गोवा को लेकर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, यहाँ पर मिस हो रहा था, ये अचानक मेरा नजर यहाँ पे पड़ा। चलिए, यहाँ पर गोवा को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो भी हम देखेंगे। दरअसल यहाँ पर इस प्रश्न में हम बात कर रहे थे उत्तराखंड की, ऐसा उत्तराखंड ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा स्वतंत्रता के बाद। अब यहाँ पर आगे कुछ जानकारी है उसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो समान जो खास करके नागरिक संहिता की हम बात कर रहे हैं, UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो आपको बता दूं कि शादी, तलाक, मेंटेनेंस, संपत्ति का अधिकार, गोद लेने का अधिकार या फिर उत्तराधिकार का अधिकार जैसे कई क्षेत्रों को ये कवर करता है। ये चीजें हम डिटेल में आगे अभी देखने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है, कोई व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का क्यों ना हो, उन सबके लिए एक समान कानून होगा, अर्थात इसका धर्म से कोई संबंध नहीं होगा। सभी धर्म के लोगों के लिए समान कानून यहाँ पर होंगे इसके तहत। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस ड्राफ्ट में शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। ये भी यहाँ पर इनसे संबंधित एक पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक जानकारी और भी है। दरअसल जो गोवा की हम बात कर रहे थे कि हालांकि गोवा भारत के इतिहास का एकमात्र राज्य है जहां पर 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू थी। ठीक है, ये पुर्तगाली शासन के दौरान यहाँ पर हुई थी। हालांकि अभी पिछले वीडियो में हमने जानकारी आपको दिया था कि गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, वो भी चीजें ध्यान आप लोग रखिएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं नागरिक संहिता कानून की, तो ऐसे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर ये कानून उत्तराखंड में लागू होता है जनवरी 2025 से, तो इसमें जो मेजर डिफरेंट है या फिर जो मेजर बदलाव है या फिर जो कानून है, इसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेगा, मतलब क्या क्या इसके तहत संचालित होगा। देखिए, वर्तमान समय की अगर हम इससे तुलना करें तो इसमें जो बदलाव देखने को मिलेगा, एक एक पॉइंट करके हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, शादी के लिए अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करना होगा।
साथ ही ग्राम सभा स्तर पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध होगी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि कोई भी जाति धर्म संप्रदाय हो, तलाक का एक समान कानून होगा। अभी देश में हर धर्म के लोग इन मामलों का जो निपटारा है वो अपने पर्सनल लॉ के जरिए करते हैं, चाहे वो कोई भी समुदाय हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी में तलाक को लेकर जो कानून है वो अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड की बात करें तो ये लागू होने से, यूसीसी लागू होने से यहाँ पर सभी संप्रदाय जाति धर्म के लोगों के लिए तलाक का एक कानून तैयार होगा, मतलब एक ही कानून होगा। अच्छा, इसके अतिरिक्त पॉलीगैमी यानी कि बहु विवाह पर रोक लगेगी। साथ साथ लड़कियों की शादी की उम्र चाहे वह किसी भी जाति धर्म की हो, एक समान 18 साल की होगी। इससे अगर पहले शादी होती है तो कानूनन जुर्म होगा। अच्छा, अगला पॉइंट है कि सभी धर्म में बच्चों को गोद लेने का अधिकार मिलेगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये दिया गया है कि दूसरे धर्म के बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकेगा, ये ध्यान रखेगा। अच्छा, इसके अतिरिक्त हलाला और इद्दत की जो प्रथाएं हैं, जो खास करके मुस्लिम समुदाय में इस्लाम धर्म में देखने को मिलता है, ये बंद होगी, ये कहा गया है। नेक्स्ट है उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा दिया जाएगा या फिर हिस्सा मिलेगा। अच्छा, इसके अतिरिक्त लिव इन रिलेशनशिप की बात करें तो इसमें रहने के लिए, लिव इन रिलेशनशिप में जो कपल रहते हैं, इसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही साथ 18 से 21 साल के जोड़ों को माता पिता का जो सहमति पत्र है वो भी देना अनिवार्य होगा। अच्छा, इसमें एक बात और यहाँ पर कही गई है कि लिव इन रिलेशन से जो बच्चे पैदा होंगे, बच्चों को भी मतलब शादीशुदा जोड़े की बच्चों की तरह अधिकार मिलेगा। उनका जो अधिकार होगा एक शादीशुदा खास करके पेरेंट के जो बच्चे होते हैं उनके जैसे यहाँ पर अधिकार मिलेगा। ये तमाम बातें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहा गया जो उत्तराखंड में लागू होने जा रही है। आई होप यहाँ पर वो तमाम बातों को हमने आपके समक्ष रख दिया है जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि बिहार में आयोजित होने वाले 71वीं बीपीएससी सहित चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, करेंट अफेयर्स का ये वो डेडिकेटेड कोर्स है जिसके माध्यम से आप घर बैठे एक नाम मात्र की फी पर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, यही वो कोर्स है जहां पर 2023 का सारा मटेरियल आपको निःशुल्क मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तिथि से आप ज्वाइन करेंगे तब से जितने दिनों का आपका प्लान होगा वो आपको मिलता रहेगा। और खास बात यहाँ पर यह है कि जब आप इस कोर्स को मान लीजिए ज्वाइन कर लेते हैं तो पिछला सारा मटेरियल आपको निःशुल्क मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो केवल 2023 का आपको निःशुल्क मिलेगा, 2024 का नहीं। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। अगर कोर्स को लेकर जो बातें अभी हमने आपको बताया, कोई कंफ्यूजन हो, कुछ डाउट हो, तो आप यहाँ पर इस हेल्पलाइन नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसके अतिरिक्त ये तो करंट अफेयर्स का डेडिकेटेड कोर्स है, अगर आप केवल बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, 71वीं बीपीएससी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आप इस वाले कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। जो बैनर यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसमें टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स का पूरा कोर्स, महत्वपूर्ण क्लासेस, टेस्ट सीरीज, सिलेबस आधारित नोट्स, बिहार जीके, प्रीवियस ईयर पेपर आदि चीजें यहाँ पर आपको मिलेगी। सभी प्रिंटेबल होंगे, महज 399 रुपये में 12 माह की अवधि के लिए आपको मिलेगा। चलिए, पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी जानकारी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखेंगे इनका नाम क्या है। जो विकल्प दिया गया है इनके आधार पर माधव गौडगिल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आइए, यहाँ पर यूएनईपी की बात जो हो रही है, आइए इसको देखते हैं। देखिए, भारतीय पर्यावरणविद माधव गौडगिल को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार पृथ्वी चैंपियन से सम्मानित किया गया है, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। अच्छा, उन्हें जो पुरस्कार मिला है ये जीवन काल उपलब्धि यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। अच्छा, 2024 में कुल मिला के 6 पुरस्कार मतलब 6 विजेताओं की घोषणा की गई थी इस पुरस्कार के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इन्हीं 6 पुरस्कार विजेताओं में से माधव गौडगिल एक हैं जो कि भारतीय पर्यावरणविद हैं, इन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो बात हम लोग कर रहे हैं 6 पुरस्कार विजेताओं की, आप यहाँ पर पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार 2024 के जो 6 पुरस्कार विजेता हैं उन सभी को देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे भारत का एक नाम शामिल है, माधव गौडगिल। उसके बाद यहाँ पर दूसरा है सोनिया गुजाजारा जो कि ब्राजील की मूल निवासी मंत्री है। ये नेतृत्व या फिर नीति नेतृत्व में ये सम्मानित की गई है, यहाँ पर इन्हें तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त और भी कई सारे हैं जो नाम आपको यहाँ पर दिख रहा है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, बस ये भारत वाला यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है कि कितने लोगों को सम्मानित किया गया।
तो कुल मिला के 6 को। अच्छा, 6 इसलिए भी रिलेट आप करेंगे क्योंकि जो अभी हमने कल वाले वीडियो में भी आपको बतलाया था, जो खास करके नोबेल पुरस्कार की हम चर्चा कर रहे थे, ये भी 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। वो चीजें कल हमने डिटेल में आपको बतलाया था और ये भी बतलाया था कि कितने भारतीय को अब तक नोबेल पुरस्कार मिला है। अच्छा, एक प्रश्न हमने वहां पर पूछा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि भारत ही नहीं एशिया के पहले ऐसे शख्स हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये प्रश्न जो पूछा गया था हमारे द्वारा, हमने ये पूछा था उनकी किस रचना को दिया गया था, तो गीतांजलि, जो कि 1913 में उन्हें सम्मानित किया गया था। ये चीजें हमने कल पूछा था। अच्छा, माधव गाडगिल की बात हो रही है, ये अभी एक बहुत चर्चित नाम है। अच्छा, ये जो पुरस्कार है इसे हल्के में मत लीजिएगा, ये संयुक्त राष्ट्र खास करके पर्यावरण कार्यक्रम का पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार है, माधव गाडगिल को मिला है। ऐसे में इनसे संबंधित कई प्रश्न अराइज होंगे, जैसे अभी बीपीएससी का खास करके एक प्रकार से पैटर्न बन चुका है कि मिलते जुलते प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 2024 में पृथ्वी चैंपियन, इससे पहले 2015 में पर्यावरण उपलब्धि के लिए टाइलर पुरस्कार उन्हें दिया गया था। 2006 में पद्म भूषण मिला। इससे पहले 1990 में विक्रम साराभाई पुरस्कार इन्हें मिला था। इससे पहले 1986 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। और इससे पूर्व 1981 में इन्हें भारत के चौथा सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने योग्य है। अच्छा, इस वर्ष बिहार को 4 पद्मश्री पुरस्कार मिला है। हालांकि इसमें 5 नाम शामिल है, लेकिन पुरस्कार मिला है 4। ये चीजें हम आपको विस्तृत तौर पे बतला चुके हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें एक पति पत्नी का नाम शामिल है, उन्हें संयुक्त तौर पे मिला है। वो चीजें ध्यान रखने योग्य है क्योंकि पिछले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अराइज हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत और किस देश के स्टार्टअप्स ने अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया है? तो ये फैसला अभी हाल ही में भारत और जापान के स्टार्टअप्स ने किया है। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि जापान और भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप्स ने कक्षा में, यानी कि अंतरिक्ष कक्षा से मलबे हटाने के लिए लेजर से सुसज्जित उपग्रहों का उपयोग करते हुए संयुक्त रूप से अध्ययन करने की सहमति व्यक्त की है। जो अंतरिक्ष में जो खास करके मलबे हैं, जो कचरे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो खास करके मान लीजिए कोई उपग्रह, कोई सैटेलाइट लॉन्च होता है, जब वो लंबे समय के बाद अपनी जो खास करके जो उसकी एक उम्र तय होती है, मतलब इतने दिनों तक ये कार्य करेगा, उसके बाद ये निष्क्रिय हो जाएगा। तो ऐसे में वो सारी चीजें अंतरिक्ष में भी हो जाती है, जीरो ग्रेविटी में वो घूमती रहती है, तो वही अंतरिक्ष मलबा कहलाता है और ये बहुत अधिक फैल चुका है। तो इसी को समाप्त करने की दिशा में, इसी से निपटने की दिशा में ये सहमति व्यक्त अभी हाल ही में की है। अच्छा, अंतरिक्ष मलबे को लेकर कुछ जानकारी यहाँ पर आपको चौंका सकता है। नासा की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मलबा जो है अंतरिक्ष में जो फैले हुए हैं, ये लगभग 18,000 प्रति घंटे, 18,000 मील एक्चुअली में 18,000 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रहा है, जो कि एक बंदूक से निकली हुई गोली की गति से लगभग 10 गुना अधिक है। ये समझिएगा, ध्यान रखिएगा। ये नासा की एक नवीनतम रिपोर्ट है, वहीं से इसको हमने इस वाले पॉइंट को आपके समक्ष यहाँ पर रखा है। अब यहाँ पर अंतरिक्ष मलबे से निपटने की दिशा में भारत सरकार का क्या पहल है, क्योंकि ये अभी खबरों का विषय है। तो यहाँ पर ऐसे में भारत सरकार की ये जो पहल है, ये आपके लिए, आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए भारत सरकार का एक पहल है प्रोजेक्ट नेत्र। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, नेत्र का जो पूरा रूप होता है, फुल फॉर्म होता है, ये होता है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, जो एक पूर्व चेतावनी प्रणाली है। यानी कि इसे समझिएगा कि इसे भारतीय उपग्रहों के लिए अंतरिक्ष के मलबे से होने वाले खतरों का पता लगाने में सहायता करने के लिए इसरो द्वारा प्रारंभ किया गया है। कहीं ना कहीं ये अंतरिक्ष मलबे से ही संबंधित है। भारतीय उपग्रहों को इससे खास करके दूर रखने की दिशा में से जो खतरा उत्पन्न होता है, इसकी सहायता को लेकर के एक्चुअली में ये पहल किया गया है इसरो के द्वारा। ये समझना, ध्यान रखना है। अच्छा, एक जानकारी और आपको दे दूं कि अंतरिक्ष में किसी वस्तु का जो भार है ये सदैव शून्य होता है, लेकिन जो उसका द्रव्यमान है वो परिमित होता है, यानी कि फाइनाइट होता है, उसे पता किया जा सकता है या फिर वो पता होता है पूर्व से। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक बात और बता दो, जो यहाँ पर एक्चुअली ये प्रश्न का रूप है कि अंतरिक्ष में
किसी वस्तु का भार सदैव कितना होता है, ये एक्चुअली में बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो सदैव शून्य होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंतरिक्ष में वस्तुओं पर कोई भी गुरुत्वाकर्षण कार्य नहीं करता है, इसलिए किसी भी वस्तु का जो भार है वो शून्य हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे भारत और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में। ऐसे में एक पॉइंट ये ध्यान रखेंगे कि जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसका नाम है जाक्सा। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2003 को। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, दोनों को आप यहाँ पर लोगों के माध्यम से देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला 7वां प्रश्न है कि WHO की हालिया जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2024 में मलेरिया से ग्रस्त देशों के उच्च जोखिम उच्च प्रभाव समूह से बाहर निकल जाएगा। जो नवीनतम रिपोर्ट है WHO की विश्व मलेरिया रिपोर्ट, इसमें कहा गया है, और ऐसे में इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अपना भारत 2024 के अंत तक इस समूह से बाहर हो जाएगा। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार आधिकारिक रूप से भारत 2024 में या फिर 2024 के अंत तक मलेरिया से ग्रस्त देशों के उच्च जोखिम उच्च प्रभाव समूह से बाहर निकल जाएगा। इस रिपोर्ट में भारत को लेकर ये बातें कही गई है, ये ध्यान रखिएगा। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 जो अभी हाल ही में आई है उसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अच्छा, कुछ और भी अतिरिक्त जानकारी है इस विषय पर या फिर इस रिपोर्ट से संबंधित, उसे एक एक करके देखते हैं। देखिए, भारत में मलेरिया के मामले 2017 में 64 लाख से 69% घटकर 2023 में 20 लाख हो गया, यानी कि इसमें काफी गिरावट देखने को मिला है। 69% इसमें गिरावट आई है। और इसी प्रकार इस अवधि में मलेरिया से होने वाली अनुमानित मौत की बात करें तो ये 11,100 से घटकर 3,500 रह गई है। तकरीबन इसमें होने वाली मौत की अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 68% का इसमें गिरावट देखने को मिला है। मामला जो पाया जाता है या फिर मामला जो सामने आता है वो एक अलग चीज है, जबकि जो मौत होती है वो एक अलग विषय है। तो उसमें मामले में 69% की कमी देखने को मिला है अगर तुलना करें 2017 से 23 की। और वहीं पर इसी अवधि में होने वाली मौत की बात करें तो उसमें 68% का गिरावट देखने को मिला है। इस रिपोर्ट में बखूबी ये बातें कही गई है। अच्छा, इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि वर्ष 2023 में दुनिया भर में मलेरिया के 263 मिलियन मामले सामने आए हैं, जिसमें कि 5,97,000 मौतें होने का अनुमान है, यानी कि लगभग इतने लोगों की मौत भी है। तकरीबन 6 लाख आप बोल सकते हैं। एग्जैक्ट डेटा जो कहती है वह है 5,97,000। अच्छा, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि नाइजीरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और इसके अतिरिक्त युगांडा और यूथोपिया, साथ ही साथ मोजाम्बिक, ये जो 5 देश यहाँ पर लिखा गया, नाइजीरिया, कांगो, युगांडा, इथोपिया और मोजाम्बिक, ये दुनिया भर के मलेरिया के मामले में जो मतलब खास करके जो सामने आते हैं मामले, तो आधे से अधिक मामलों के लिए केवल ये 5 देश जिम्मेदार हैं। सबसे अधिक जो मामला मिलता है मलेरिया का वो नाइजीरिया में, उसके बाद क्रमशः कांगो, फिर युगांडा, इथोपिया और मोजाम्बिक, ये 5 देश पूरी दुनिया का, ये लगभग आपको ध्यान रखना आधे से अधिक मामले को कवर करता है इस मामले में अगर हम बात करें मलेरिया की। अच्छा, एक जानकारी और दें, मलेरिया जो बीमारी है वो कैसे होता है। देखिए, मलेरिया परजीवी संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। जो मादा एनोफिलीज मच्छर होते हैं इसके काटने से ये बीमारी फैलती है। एक बात यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में अक्टूबर 2024 में WHO ने मिस्र को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान आपको रखना है। अक्टूबर 2024 रिसेंटली ये जानकारी हमने आपको दिया था कि मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से कहां जन्मी भारतीय अमेरिकी कैटलिन सेंड्रा नील मिस इंडिया USA 2024 की विजेता बनी है। तो ये जन्मी थी या फिर जन्मी है चेन्नई में, भारत में, भारतीय मूल की है। अतः विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि चेन्नई में जन्मी भारतीय अमेरिकी कैटलिन सेंड्रा नील हाल ही में मिस इंडिया USA 2024 की विजेता चुनी गई है, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। केवल ये महज 19 साल की है और आपको ये ध्यान रखना है कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की छात्रा है जो कि करीब 14 वर्षों से अमेरिका में रह रही है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखिए भारतीय मूल की है, चेन्नई में जन्मी है,
19 साल की है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। इन्हें अभी हाल ही में ये सम्मान से मतलब सम्मानित किया गया या फिर इसकी विजेता चुनी गई है। अच्छा, यहाँ पर कुछ बातें और आपको इनसे संबंधित आपको बता दूं। दरअसल ये तो रही बात यहाँ पर मिस इंडिया यूएसए 2024 की, लेकिन यहाँ पर अगला पॉइंट कुछ अतिरिक्त है कि मुंबई के वर्ली में आयोजित प्रतियोगिता में उज्जैन मध्य प्रदेश के निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता चुनेगी या फिर मिस इंडिया 2024 की अगर विजेता की बात करें, अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो मध्य प्रदेश के उज्जैन की निकिता पोरवाल ने इस खिताब को अपने नाम किया है। यहाँ पर एक चीज ये समझना है कि 16 अक्टूबर 2024 को पिछले साल की मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता जो कि राजस्थान की है, उन्होंने उन्हें ताज पहनाकर सम्मानित किया। ऐसे में एक पॉइंट यहाँ से ये भी मतलब यहाँ पे करना है आपको, ये पहली बार है जब मध्य प्रदेश को मिस इंडिया का खिताब मिला है, इसलिए यहाँ पर हमने वो लिख भी दिया है। अब यहाँ पर सौंदर्य प्रतियोगिता में जो सबसे बड़ी सौंदर्य प्रतियोगिता की बात करें तो इसमें आता है मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड। तो पिछले 2 वर्षों का 2024 और 23 का हमने आपके समक्ष रखा है। मिस यूनिवर्स 2024 की बात करें तो डेनमार्क की विक्टोरिया केजर थेल्विंग को दिया गया, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। जबकि मिस यूनिवर्स 2023 इससे पिछला जो संस्करण का था वो सैनिस पालासियो जो कि निकारागुआ की है, इन्हें सम्मानित किया गया। जबकि वहीं पर दूसरी ओर मिस वर्ल्ड की हम बात करें तो क्रिस्टिना पिस्जुगोवा जो कि चेक गणराज्य की है, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये चुनी गई। लेकिन इससे पिछले साल 2023 में मिस वर्ल्ड चुनी गई थी पोलैंड की कैरोलिना विलावस्का को। आप यहाँ पर जो पॉइंट लिखा गया इसको ध्यान रखेंगे। हालांकि एक अलग स्लाइड में भी यहाँ पर आपके समक्ष हमने रखा है, एक बार पुनः देखिए। 2024 में विक्टोरिया केजर थेल्विंग डेनमार्क के, इन्हें चुना गया है। 2024 में सेनिस पलासियोस निकारागुआ की ये चुनी गई थी मिस यूनिवर्स। ये दोनों मिस यूनिवर्स को लेकर है, ये है मिस वर्ल्ड को लेकर जो क्रिस्टिना पिस्जुगोवा चेक गणराज्य की ये चुनी गई। तो फिलहाल यहाँ पर ये ध्यान रखिए। अब आगे जो हम बात करेंगे ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल ये भारत के संदर्भ में इसी पॉइंट को आपके बीच हमने रखा है। मिस यूनिवर्स भारत के संदर्भ में देखें तो भारत ने 3 बार अब तक मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है। सबसे पहली बार खिताब को अपने नाम किया था 1994 में सुष्मिता सेन ने, वर्ष 2000 में लारा दत्ता ने, रिसेंटली 2021 में तीसरी बार ये हरनाज संधू ने भारत को ये खिताब दिलाया है। ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हरनाज संधू को तस्वीर में यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, ये तो रही बात यहाँ पर मिस यूनिवर्स की, लेकिन मिस वर्ल्ड की बात करें भारत के संदर्भ में तो भारत और वेनेजुएला 2 ऐसे देश हैं जो कि सर्वाधिक 6 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। सबसे पहली बार 1966 में रीता फारिया ने इस खिताब को अपने नाम किया था, और उसके बाद 1994 में ऐश्वर्या राय, 1997 में डायना हैडक, 99 में युक्ता मुखी, वर्ष 2000 में प्रियंका चोपड़ा और 2017 में मानुषी छिल्लर, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो आई होप ये मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स जो टॉपिक है ये आपका कवर होता है। यहाँ पर अगर कोई भी प्रश्न इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे भारत के संदर्भ में तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल आसानी से हल कर लेंगे। बस यही सारे पूछे जाएंगे, उतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि ओम प्रकाश चौटाला जिनका हाल ही में निधन हुआ है, बताएं कि वे निम्नलिखित में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। आपको बता दूं कि ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में 89 यानी कि 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। 1935 में इनका जन्म हुआ था, 2024 में भी हाल ही में 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उनके निधन पर हरियाणा सरकार द्वारा 20 से लेकर 22 दिसंबर 2024 तक ये 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा किया गया था। अच्छा, ओम प्रकाश चौटाला की बात करें तो ये बहुत चर्चित हस्ती रहे हैं, और ऐसे में अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे तो 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे, और पहली बार 2 दिसंबर 1989 को वे हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। अच्छा, एक पॉइंट मुझे यहाँ पर इनसे संबंधित ये इंपॉर्टेंट नजर आता है कि भारत के जो छठे उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल थे ये इनके पुत्र थे। छठे उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के पुत्र थे कौन? तो ओम प्रकाश चौटाला। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखिए, ओम प्रकाश चौटाला का जन्म 1 जनवरी 1935 को डबवाली सिरसा हरियाणा में हुआ था। फिलहाल यहाँ से इतनी ही जानकारी ध्यान रखने योग्य है। अब हम चलते हैं अगले 10वें प्रश्न पे। देखिए 10वां प्रश्न है कि हालिया जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। देखिए भारत की रैंक की बात करें तो इसमें भारत की रैंक में इजाफा देखने को मिला है, और ये इस संस्करण में शायद ये द्वितीय संस्करण है, और इसमें भारत की जो रैंक है ये 39वीं है।
पिछली बार 2021 में जारी हुआ था और वहां पर भारत का रैंक थोड़ा ऊपर था, वो भी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इसके द्वारा जारी हालिया ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत 119 देशों की रैंकिंग में 39वें स्थान पर है। अच्छा, पिछले कई वर्षों की तुलना में भारत बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और अनुकूल सरकारी नीतियों के चलते अपनी स्थिति मजबूत किया है। और ऐसे में ये ध्यान रखने 2021 में जो रिपोर्ट आई थी इसमें भारत 54वें स्थान पर था, लेकिन अब ये 39वें स्थान पर है। हालांकि इस रैंकिंग में 3 शीर्ष देशों की बात करें तो अमेरिका इसमें पहले स्थान पर है, फिर स्पेन है, फिर तीसरे स्थान पर जापान है। ये यहाँ पर ध्यान रखना, इस रिपोर्ट से संबंधित या फिर इस इंडेक्स से संबंधित। ठीक है, तो भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेडिटेशन से मिलने वाले फायदों और लोगों को मेडिटेट करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से हर साल किस तिथि को दुनिया भर में विश्व ध्यान दिवस से मनाया गया है, जिसकी शुरुआत इसी वर्ष से हुई है। तो जो राइट आंसर है ये हो जाएगा यहाँ पर विकल्प नंबर ए, यानी कि 21 दिसंबर को ये पहली बार 2024 में मनाया गया। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। हालिया आई एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान वर्ष 2024 में शीर्ष पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। और यह भी कहा जा रहा है कि ताजमहल को पीछे छोड़ते हुए पर्यटन स्थल की दृष्टिकोण से देखें तो ताजमहल को पीछे छोड़ते हुए अयोध्या जो राम जन्मभूमि है, जहां पर मंदिर बना है, वो इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है, यानी कि शीर्ष स्थल के रूप में ये उभरा है। अतः विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि हाल ही में 19 से लेकर 20 दिसंबर 2024 को पटना में कहाँ 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन किया गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, जो जानकारी हम आपको इस कोर्स को लेकर दे रहे थे, अगर आप मूल रूप से 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में हैं तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। अन्यथा बीपीएससी के अतिरिक्त किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं और केवल हमारा करंट अफेयर्स का मटेरियल आपको चाहिए, तो उसके लिए ये वाला कोर्स आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। ये करंट अफेयर्स का डेडिकेटेड कोर्स है, इसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर होगी। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।